संयुक्त सूक्ष्मदर्शी पर आधारित अपनी पाठ्य पुस्तक का अनसोल्ड जो न्यूमेरिकल था वो अपन ने सोल्व कर लिया, जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन था, जिसमें कि 2-3 अज्ञात राशियां ज्ञात करके फिर अपन ने उसमें आंसर निकाला था। m = आया था 94। आवर्धन क्षमता का मात्रक होता नहीं है, इसलिए वो मात्रकहीन राशि थी। नेक्स्ट अपन कुछ क्वेश्चन और सोल्व करते हैं। एक अनसोल्ड क्वेश्चन और है अपनी बुक का, उसमें क्या दे रखा है देखिए। क्वेश्चन में ये दे रखा है, अनसोल्ड में ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन दे रखा है कि खगोलीय दूरदर्शी के अभिदर्शक और अभिनेत्र लेंस की क्षमता, यानी कि उसकी शक्ति दी गई है 5 और 20 डायोप्टर है। 5 डायोप्टर और 20 डायोप्टर है, इनसे प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है। तो आपको इस दूरदर्शी की क्या करनी है, आवर्धन क्षमता ज्ञात करनी है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, एक खगोलीय दूरदर्शी के अभिदर्शक व अभिनेत्र एक खगोलीय दूरदर्शी के अभिदर्शक व अभिनेत्र लेंसों की क्षमताएं क्रमशः 5 डायोप्टर व 20 डायोप्टर है। 5 डायोप्टर व 20 डायोप्टर है। इन लेंसों से प्रतिबिंब कहां बना बताया है, अनंत पर बनता है। प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। तो खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होगी, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसे अपन सोल्व करते हैं। ध्यान रहे, प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है, यानी कि इसको कहते हैं सामान्य समायोजन अवस्था, या सामान्य समायोजन अवस्था कहते थे, तब भी मतलब यही था कि प्रतिबिंब कहां बन रहा है, अनंत पर बन रहा है। अब इस स्थिति के लिए अपन बात करें तो देखो क्या क्या दिया हुआ है। अभिदर्शक और अभिनेत्र लेंस की क्षमताएं दी हैं 5 डायोप्टर और 20 डायोप्टर, यानी कि P0। P का मीन्स क्या है, पावर, भाई जो डायोप्टर में शो की गई है। तो अभिदर्शक लेंस की पावर दी है इन्होंने 5 डायोप्टर। तो भैया इसकी अपन फोकस दूरी ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बता रखा है शक्ति है क्या लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रम, यानी कि F0 = 1/P0। अगर ये डायोप्टर में है और अगर आपको ये मीटर में चाहिए तो ये F0 = 1/P0। तो देखिए ये हो जाएगा 1/F मीटर में। और अगर आप इसे सेंटीमीटर में चेंज करना चाहें और अगर सीधा ही सेंटीमीटर में चाहें तो F0 = 100/P0 ले दें, तो 100/5, तो ये हो जाएगा आपके पास 20 सेंटीमीटर के रूप में लेंगे तब ये 20 सेंटीमीटर आ जाएगी। फिर आप बात करें अभिनेत्र लेंस, यानी कि PE, पावर ऑफ आईपीस, ये है 20 डायोप्टर। अगर ये 20 डायोप्टर है तो देखो FE = 100/PE। बिल्कुल, अगर सेंटीमीटर चाहिए तो ऊपर 100 आ जाएगा, मीटर में चाहिए तो 1/में आ जाएगा। फिर देखिएगा 100 PE कितना है आपके पास 20, तो ये आ गया है 5 सेंटीमीटर। और आपने पढ़ रखा है कि खगोलीय दूरदर्शी या अपवर्तक दूरदर्शी के अंदर अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, ज्यादा, और अभिनेत्र लेंस की क्या होती है, कम। अब आपसे पूछा क्या इसने, आवर्धन क्षमता। तो आवर्धन क्षमता M = अनंत वाली स्थिति में देखो
m इजिकल टू माइनस एफ नोट अपॉन में एफ ही था अनंत वाली स्थिति में। अपन इसमें क्या करेंगे, परिमाण देख रहे हैं उसका, क्योंकि ऋणात्मक चिन्ह तो उसकी प्रकृति को बता रहा है कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, उल्टा। तो देखो m के मॉडुलस ले लिया है तो ये हो गया है एफ नोट अपॉन में एफ ई से। इस फॉर्मूले से देखेंगे आप तो देखिए एफ नोट की वैल्यू कितनी आई है आपके पास 20 और एफ ई की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, तो आंसर आ गया है 4। और राशि कैसी है, यूनिट लेस, मात्रकहीन। एक क्वेश्चन ये अपने पास इसका सोल्व हो गया है। ये जो क्वेश्चन था अपनी पाठ्य पुस्तक का अनसोल्व्ड ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन दिया हुआ था। अब जो क्वेश्चन अपन इसके सोल्व करेंगे, 2 क्वेश्चन और करेंगे, उनमें से एक क्वेश्चन राजस्थान बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ है 2016 में। वो क्वेश्चन ऐसा का ऐसा क्वेश्चन अपनी पाठ्य पुस्तक में एग्जाम्पल के रूप में भी दिया हुआ है, बस फर्क इतना सा है उसमें संख्याओं को चेंज किया है। क्या चेंज किया है, क्या अपनी पुस्तक में है, उस क्वेश्चन को भी जानते हैं। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपन सोल्व कर रहे हैं वो क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन राजस्थान बोर्ड के एग्जाम में 2016 के पेपर में आया था। क्वेश्चन में था, क्वेश्चन क्या है, एक दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 8 है, आवर्धन क्षमता 8 है और जब इसे समांतर किरणों के लिए समंजित करते हैं, यानी कि सामान्य अवस्था वाली स्थिति, यानी प्रतिबिंब कहां बन रहा हो, अनंत पर, तो नेत्रिका और अभिदर्शक लेंस के बीच की जो दूरी है वो आती है 18 सेंटीमीटर। आपको अभिदर्शक और अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरियां ज्ञात करनी है। तो देखिएगा क्वेश्चन में क्या है, एक दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता, एक दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 8 है, ये आपको दिया गया है। जब इसे समांतर किरणों के लिए समांतर किरणों के लिए समंजित करते हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या दिया है, तो नेत्रिका और अभिदर्शक लेंस के बीच की दूरी कितनी दी है, 20 सेंटीमीटर के लिए समंजित करते हैं तो नेत्रिका वे अभिदर्शक लेंस के बीच की दूरी, क्या कहा, एक दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 8 है, जब इसे समांतर किरणों के लिए समंजित करते हैं तो नेत्रिका व अभिदर्शक लेंस के बीच की दूरी 18 सेंटीमीटर है, बीच की दूरी 18 सेंटीमीटर है, ये आपको दिया हुआ है। दोनों लेंसों की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। दोनों लेंसों की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ये आपके पास क्वेश्चन है जो कि राजस्थान बोर्ड 2016 के पेपर में, क्वेश्चन पेपर में आया था। अब इसे सॉल्व करते हैं। देखो यहां आपके पास आवर्धन क्षमता 8 दी है, जो अपनी पाठ्य पुस्तक है उसके एग्जाम्पल में इस आवर्धन क्षमता को दिया है 9, 8 के स्थान पर क्या दे रखा है 9, केवल संख्याओं का फर्क है, मैंने क्या कहा। और ये जो दूरी 18 सेंटीमीटर है, इस 18 सेंटीमीटर के स्थान पर इसे दिया हुआ है 20, यानी इतना सा चेंज है क्वेश्चन में। क्या कहा मैंने कि वही अपनी पाठ्य पुस्तक का जो एग्जाम्पल है
वही क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ है पहले, लेकिन क्वेश्चन में फर्क कितना सा है, केवल संख्याओं का है। तो एक क्वेश्चन को आप सोल्व कर ले, किसी को भी आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, तरीका एक ही है, केवल संख्याओं का फर्क है। बोर्ड के पेपर में जो क्वेश्चन था उसमें यहाँ आवृत्ति क्षमता 8 थी, जबकि पाठ्य पुस्तक के एग्जाम्पल में संख्या है 9। बोर्ड के पेपर के जो क्वेश्चन था उसमें दोनों लेंसों के बीच की दूरी 18 सेंटीमीटर है, जबकि पाठ्य पुस्तक में वो दूरी दे रखी है 20। चलो अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं अपन बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार। आपको दे रखा है आवर्धन क्षमता m 8, यानी कि उसका परिमाण है आपके पास 8 दिया हुआ है, और दोनों लेंसों के बीच की दूरी यानी कि L ये आपको दे रखी है 18 सेंटीमीटर, और F0 और FE आपको ज्ञात करनी है। ध्यान रहे F0 का मान FE के मान से क्या आएगा, ज्यादा आएगा। तो देखें m की वैल्यू जो होती है वो आपको जो 8 दिए है इसने, m इजिकल टू होता है F0 अपॉन में FE परिमाण के रूप में दें। तो अब आपको क्या दिया हुआ है, ये तो दिया हुआ है 8 F0 अपॉन में FE, या इसे आप यो भी ले सकते हैं F0 इजिकल टू 8 FE। इक्वेशन नंबर 1 ये आ गई। फिर आपको दिया हुआ है L इजिकल टू 18 सेंटीमीटर, जो कि क्या है L इजिकल टू F0 प्लस FE इजिकल टू 18 सेंटीमीटर। ये है इक्वेशन नंबर 2। अब आप देखो यहां से F0 की वैल्यू इसमें रख दीजिए, कैसे भी सोल्व कर सकते हैं, इजी क्वेश्चन है। अगर यहां से F0 की वैल्यू इसमें रखते हैं तो पहले FE ज्ञात हो जाएगा, और अगर FE की वैल्यू रखते हैं तो F0 ज्ञात हो जाएगा। तो आप यूं कह सकते हैं समीकरण 1 से F0 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 से अगर आप F0 का मान समीकरण 2 में रखते हैं तो आपके पास F0 की वैल्यू तो क्या रखी है आपने 8 F0 प्लस, फिर किसकी वैल्यू रख रहे हैं आप F0, सॉरी आप देखिए F0 की वैल्यू क्या है 8 FE प्लस FE इजिकल टू 18, तो ये हो गए हैं 9 FE इजिकल टू 18, तो FE इजिकल टू आ गया है 2 सेंटीमीटर। तो FE यानी अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी कितनी है 2 सेंटीमीटर, इसका मतलब वो 16 हो जाएगी। अब आप जो है FE का मान किसी भी समीकरण में रख करके इस मान को आप निकाल सकते हैं, किसी भी इक्वेशन में रख लें आप, चाहे तो 1 में रख दें FE का मान या फिर समीकरण 2 में रख दें, आपके आंसर आ जाएंगे। तो देखो FE का मान समीकरण 1 में रखने पर, अगर समीकरण 1 में रखते हैं तो ये हो जाता है F0 इजिकल टू 8 इंटू FE का मान है 2, तो F0 इजिकल टू 16 सेंटीमीटर। ये अपने पास दोनों वैल्यू आ गई, यानी अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी 16 सेंटीमीटर और अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर आ गई। ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। इसी क्वेश्चन को आप इन संख्याओं में भी हल करके देखें, 8 की जगह 9 लेकर के और 18 की जगह 20 लेकर के आप अपनी पाठ्य पुस्तक के इस एग्जाम्पल को भी सोल्व करके देखें। फिर इसके बाद अपन नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो क्या है देखिएगा, वो भी अपनी पुस्तक का ही एग्जाम्पल है, उसको भी अपन सोल्व करते हैं और आप आंसर की भी जांच कर सकते हैं। भाई 2 और 16 8 आ रहे हैं, बिल्कुल सही है। फिर m इजिकल टू F0 अपॉन में E 16/2 8 आना चाहिए, वो भी सही है। इसमें आंसर की भी जांच हो गई आपकी इस क्वेश्चन में। देखिएगा अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। एक खगोलीय दूरदर्शी जो है, अपनी पुस्तक का एग्जाम्पल है, एक खगोलीय दूरदर्शी की रचना सामान्य समायोजन में आवर्धन क्षमता 50 के लिए की जानी है। सामान्य समायोजन अवस्था यानी कि प्रतिबिंब कहां बन रहा है, अनंत पर बन रहा है, उसके लिए की जानी है।
और आवर्धन क्षमता कितनी बता रहे हैं क्वेश्चन में, 50 है। यदि नलिका की लंबाई 102 सेंटीमीटर है, यानी L की वैल्यू 102 सेंटीमीटर है, तो अभिदर्शक और नेत्रिका की क्षमता क्या है। यानी कि आपसे क्वेश्चन के अंदर ये फोकस दूरी ज्ञात करवा रहे हैं दोनों की, बिल्कुल सही है। ये जो क्वेश्चन अपने सोल्व किया उसमें एक स्टेप आगे है। अगर आपके पास फोकस दूरी आ गई है तो क्षमता भी आप ज्ञात कर लोगे। तो मैं क्या कह सकता हूं, किसी खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 50 यूं कह सकता हूं, और उसकी नलिका की लंबाई 102 सेंटीमीटर है, तो उसके अभिदर्शक लेंस और अभिनेत्र लेंस की क्षमताएं ज्ञात कीजिए। मैं फिर से बोल रहा हूं, क्या क्वेश्चन बताया मैंने कि किसी खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 50 है, उसकी नलिका की लंबाई 102 सेंटीमीटर है, तो अभिदर्शक लेंस और अभिनेत्र लेंस की क्षमताएं ज्ञात कीजिए। अब लिखते हैं अपन इसको देखो, किसी खगोलीय दूरदर्शी को जब सामान्य समायोजन की स्थिति में समायोजित करते हैं, तो आवर्धन क्षमता 50 वे नलिका की लंबाई 102 सेंटीमीटर होती है, तो अभिदर्शक लेंस व अभिनेत्र लेंस की क्षमताएं क्या होंगी। ये अपने पास क्वेश्चन है जो कि दूरदर्शी और सूक्ष्मदर्शी पर आधारित लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखिएगा, किसी खगोलीय दूरदर्शी को जब सामान्य समायोजन की स्थिति में समायोजित करते हैं तो आवर्धन क्षमता 50, यानी कि m, जिसका फॉर्मूला क्या होता है F0/FE, ये आपको दिया हुआ है 50। तो वही तरीका, इससे आप सीधा F0 = 50 FE लिख सकते हैं और इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। फिर क्या कह रहे हैं, नलिका की लंबाई यानी कैपिटल L = F0 + FE, ये आपको दी है इसने 102 सेंटीमीटर, और समीकरण नंबर ये हो गई 2। वही तरीका समीकरण 1 से F0 का मान इसमें रख दीजिए, तो दोनों की अगर फोकस दूरी आपके पास आ जाती है तो इनकी क्षमताएं भी ज्ञात हो जाएंगी। तो देखिए, समीकरण 1 से F0 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में अगर आप इस मान को रखते हैं तो F0 का मान हो गया है 50 FE + FE = 102।
यानी कि एफ ई और ये हो गया है 51 एफ ई इज इक्वल टू 102। तो एफ ई इज इक्वल टू 102/51। तो यहां आपके पास एफ ई इज इक्वल टू आ गया है 2 सेंटीमीटर, क्योंकि 2 टाइम कट गया इससे। तो एफ ई बराबर 2 सेंटीमीटर आपके पास आ गया है। तो आप एफ नोट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। एफ ई आ गया तो वही तरीका, किसी भी समीकरण में मान रख दो। तो देखो एफ ई का उपरोक्त मान समीकरण 2 में रखने पर, एफ ई का उपरोक्त मान अगर अपन समीकरण 2 में रखते हैं तब देखिएगा क्या वैल्यूज आपके पास आती है। एफ नोट को तो एफ नोट रहने दीजिए, एफ ई की वैल्यू क्या है 2 सेंटीमीटर 2 और ये है 102। तो एफ नोट इज इक्वल टू आ गया है 100 सेंटीमीटर। आपके पास दोनों लेंसों की फोकस दूरियां आ गई हैं। तो देखो आप अपने उत्तर की भी जांच कर सकते हो। पहले इन दोनों को जोड़ेंगे तो 102 आना चाहिए, बिल्कुल 100 और 2 102 आ रहे हैं। 100 में आप एफ नोट अपॉन में एफ ई, 100 में 2 का भाग दीजिए 50 आ रहा है, बिल्कुल 50 आ रहा है। तो उत्तर की भी अपनी जांच हो गई। लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या है, इनकी क्षमताएं क्या होंगी, यानी कि इनकी शक्तियां पूछी जा रही हैं। तो देखिए एक एक की शक्ति निकाल सकते हो आप। जैसे आपसे कहा जाए एफ पी ई निकालनी है, अगर आपको सेंटीमीटर में दूरी दी गई है और शक्ति अगर आपसे डायोप्टर में पूछी जाए तो मैंने बता रखा है P इज इक्वल टू 100 अपॉन में एफ ई, यही फॉर्मूला होगा। तो देखिए 100 अपॉन में एफ ई की वैल्यू कितनी है 2, तो ये हो गया है 50 डायोप्टर। अभिनेत्र लेंस की शक्ति हो गई है 50 डायोप्टर। अगर अभिदर्शक लेंस की निकालना चाहें तो देखो 100 अपॉन में एफ नोट, 100 एफ नोट की वैल्यू कितनी है 100, तो ये हो गई है 1 डायोप्टर। अर्थात अभिदर्शक लेंस की शक्ति 1 डायोप्टर हो गई और अभिनेत्र लेंस की शक्ति 50 डायोप्टर हो गई। ये अपन ने इस पर आधारित क्वेश्चनों को क्या कर लिया, सोल्व कर लिया आंकिक प्रश्न। अब अपन चर्चाएं इसकी जो करेंगे वो है परावर्तक दूरदर्शी की, और एक अपने पास कंटेंट्स बचा हुआ है नेत्र और नेत्र दोष। देखिए अपन ने इसमें प्रकाशीय उपकरण में जो अपन ने जान लिया था, एक तो प्रकाश उपकरण में जाना था सूक्ष्मदर्शी के बारे में। सूक्ष्मदर्शी 2 प्रकार के अपन ने पढ़े थे, सरल सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। उसके बाद अपन ने चर्चाएं की थी दूरदर्शी यानी टेलीस्कोप या दूरबीन की। टेलीस्कोप या दूरदर्शी में भी मैंने आपको 2 प्रकार बताए, एक अपवर्तक दूरदर्शी और एक परावर्तक दूरदर्शी। अपवर्तक दूरदर्शी या खगोलीय दूरदर्शी, उसकी अपन ने डेरिवेशन भी कर ली। उस पर आधारित जो आंकिक प्रश्न थे वो भी आपने सोल्व कर लिए थे। आंकिक प्रश्न जो अपने पाठ्य पुस्तक के थे या अनसोल्ड जो क्वेश्चन है पाठ्य पुस्तक में सोल्ड हैं, ऑब्जेक्टिव हैं, जिस टाइप के हैं वो अपन ने सोल्व कर लिए थे। फिर अब अपन बात कर रहे हैं दूरदर्शी के अंदर ही परावर्तक दूरदर्शी। देखो अपवर्तक दूरदर्शी में आपने क्या कहा था, ऐसा दूरदर्शी जिसका अभिदर्शक लेंस का बना होता है अपवर्तक दूरदर्शी कहलाता है, क्योंकि लेंस अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसी प्रकार से परावर्तक दूरदर्शी का मतलब है ऐसा दूरदर्शी जिसका अभिदर्शक किसका बना हुआ हो, दर्पण का बना हो। अगर उसका अभिदर्शक दर्पण है तो वो परावर्तक दूरदर्शी होगा, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप होगा। फिर देखिए परावर्तक दूरदर्शी के 2 प्रकार मैंने बताए थे। एक बताया था परावर्तक दूरदर्शी का प्रकार कैसीग्रेन और एक था न्यूट्रोनियन। तो कैसीग्रेन एनसीईआरटी बुक का था, अपने राजस्थान बोर्ड की बुक में न्यूट्रोनियन है, उसकी अपन चर्चाएं करें। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज कि परावर्तक दूरदर्शी और अपवर्तक दूरदर्शी की अगर तुलना करें तो श्रेष्ठ कौन सा है। ये क्वेश्चन कि परावर्तक दूरदर्शी अपवर्तक दूरदर्शी से श्रेष्ठ है, ये क्वेश्चन राजस्थान बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। जब से ये सिलेबस में आया है तब से इस क्वेश्चन को कई बार पूछा गया है। तो देखिए परावर्तक दूरदर्शी अपवर्तक दूरदर्शी से श्रेष्ठ क्यों है ये अपन जानते हैं, उसके कारण क्या है उनको जानने का प्रयास करते हैं। तो पहले तो अपन ये देखें परावर्तक दूरदर्शी यानी रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप है क्या, परिभाषा जो अपन पहले भी जान चुके हैं। ऐसे दूरदर्शी जिनमें अभिदर्शक के रूप में दर्पण प्रयुक्त किए जाते हैं, यानी अभिदर्शक लेंस के स्थान पर दर्पण का अगर उपयोग हो रहा है तो इन्हें कहते हैं परावर्ती दूरदर्शी कहलाते हैं।
इसमें दर्पण को यूज करने के क्या लाभ हैं? देखो, पहला जो लाभ होता है वो लाभ ये होता है कि जो लेंस होता है उस लेंस में एक दोष पाया जाता है जिसे बोलते हैं वर्ण विपथन। वर्ण विपथन दोष होता क्या है कि जब किसी श्वेत वस्तु है, श्वेत वस्तु के लिए अपन देखें या श्वेत प्रकाश देखें तो 7 रंगों से मिलकर के वो क्या है, बना हुआ होता है। 7 रंगों से मिलकर के क्या होता है, बना होता है। अब उस श्वेत वस्तु का जब प्रतिबिंब लेंस से बनता है तो अपन क्या देखते हैं, 7 रंग हो गए वो। और आप जानते हैं लेंस के लिए प्रत्येक रंग के लिए फोकस दूरी अलग अलग होती है। अपन लेंस मेकर फॉर्मूले में जान चुके थे, 1/f = μ - 1, 1/r1 - 1/r2। जो लेंस मेकर फॉर्मूला आया था उसमें म्यू आ रहा था अपवर्तनांक, और अपवर्तनांक प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर भी निर्भर करता है। ये चीज अपन डिस्कस कर चुके थे। इसका मतलब हर रंग के लिए फोकस दूरी अलग अलग होगी, तो श्वेत वस्तु का जो लेंस से जो प्रतिबिंब बनेगा वो अस्पष्ट बनेगा। इस अस्पष्ट प्रतिबिंब बनने का जो अवगुण है इसका, इस दोष को ही कहते हैं वर्ण विपथन, जो कि ये दोष पाया जाता है लेंस में। दर्पण में ये दोष नहीं होता है। तो पहला लाभ ये होता है। दूसरा, लेंस के अंदर जो है गोलीय विपथन का एक दोष और पाया जाता है। ये दोष दर्पण में भी होता है, लेकिन परावर्तक दूरदर्शी में इस दोष को दूर करने के लिए परवलयाकार दर्पण का उपयोग करके इस दोष को दूर कर दिया जाता है, इस दोष को हटा दिया जाता है। अब ये दोष है क्या, होता क्या है, जो प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर वाली है उसमें अपन क्या देखते हैं, या तो मुख्य अक्ष के निकट है या उससे दूर है, उनको समानांतर किरणों को सबको एक ही बिंदु पर फोकसित होना चाहिए, परंतु ये एक बिंदु पर फोकसित नहीं हो पाती, उनमें कुछ डिफरेंस आ जाता है। इस दोष को ही कहा जाता है गोलीय विपथन का दोष। इसे दूर करने के लिए परवलयाकार दर्पण का उपयोग कर लिया जाता है। तीसरा फर्क क्या है, तीसरा लाभ यह है कि परावर्तक दूरदर्शी में जो प्रतिबिंब बनता है वो अपवर्तक दूरदर्शी से बने प्रतिबिंब की तुलना में अधिक चमकीला होता है, यानी उसमें स्पष्टता अधिक होगी। तो देखिए, एक बार इनको पढ़ के अपन देख लें। परावर्तक दूरदर्शी, ऐसे दूरदर्शी जिनमें अभिदर्शक के रूप में दर्पण प्रयुक्त किए जाते हैं परावर्ती दूरदर्शी कहलाते हैं, जिसके निम्न लाभ हैं। क्या क्या लाभ है? पहला, परावर्तक दूरदर्शी से बने प्रतिबिंब में वर्ण विपथन। वर्ण विपथन का मीन्स क्या है, लेंस द्वारा निर्मित श्वेत वस्तु का प्रतिबिंब प्राय रंगीन यानी कलर्ड और अस्पष्ट होता है। प्रतिबिंब के इस दोष को वर्ण विपथन कहते हैं। इसका वर्ण विपथन का दोष होता है, जबकि अपवर्तक दूरदर्शी से बने प्रतिबिंब में ये दोष है। यानी कि देखो, परावर्तक दूरदर्शी से बने प्रतिबिंब में वर्ण विपथन का दोष नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर दर्पण है, इसलिए वर्ण विपथन का दोष उसमें होगा ही नहीं। लेकिन अपवर्तक दूरदर्शी से बने प्रतिबिंब में यह दोष होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसके अंदर लेंस का उपयोग हो रहा है और लेंस की फोकस दूरी हर रंग के लिए अलग अलग है। सेकंड दोष देखें तो यहां अपन ने एक दोष जो देखा वो था वर्ण विपथन, जो लेंस के अंदर पाया जा रहा है, दर्पण के अंदर ये दोष है नहीं, इसको ध्यान रखना है। फिर आपने देखा परावर्तक दूरदर्शी में परवलयाकार दर्पण का उपयोग करके प्रतिबिंब में गोलीय विपथन के दोष को दूर कर लिया जाता है। तो गोलीय विपथन है क्या? किसी गोलीय सतह के मुख्य अक्ष के निकट तथा दूर की सभी किरणें एक ही बिंदु पर फोकसित नहीं होती है, एक ही बिंदु पर फोकसित नहीं होती है, बल्कि परावर्तन या अपवर्तन के बाद, यानी कि ये दोष दर्पण और लेंस दोनों में पाया जाता है। परावर्तन या अपवर्तन के बाद विभिन्न बिंदुओं पर क्या होती है? फोकसित होती है, जिससे अक्ष पर बिंदु वस्तु का अस्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। लेंस के इस दोष को ही गोलीय विपथन कहते हैं। इस दोष को दूर कैसे करते हैं? परवलयाकार दर्पण का उपयोग करके। तीसरा है, परावर्तक दूरदर्शी में प्रतिबिंब अपवर्तक दूरदर्शी की अपेक्षा कैसा बनता है? चमकीला बनता है। ये 3 दोष अपन ने इसके जान लिए है। और ये देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए होने को तो इजी है, लेकिन राजस्थान बोर्ड के एग्जाम में इसको बहुत बार पूछा गया है कि परावर्तक दूरदर्शी अपवर्तक दूरदर्शी श्रेष्ठ क्यों है। कोई से 2 कारण बताइए, 3 बताइए, जो भी है कारण बार बार इसका पूछा गया है, तो ये आपको अच्छे से याद रहना चाहिए। कुछ कारण और अपन इसके जानते हैं।
देखो, परावर्तक दूरदर्शी की अपवर्तक दूरदर्शी से श्रेष्ठता के 3 कारण तो अपने जान लिए। पहला कारण अपन ने जाना कि परावर्तक दूरदर्शी के अंदर दर्पण का उपयोग हो रहा है, उसके अंदर लेंस का हो रहा है, जिससे वर्ण विपतन का दोष परावर्तक दूरदर्शी में नहीं पाया जाता है। सेकेंड, गोलीय विपतन के दोष को परावर्तक दूरदर्शी के अंदर परवलयाकार दर्पण का उपयोग करके कम कर लिया जाता है। तीसरा दोष या तीसरी जो श्रेष्ठता है, तीसरी जो थी अंतर के रूप में अपन जो ले रहे थे, वो था कि परावर्तक दूरदर्शी में चमकीला प्रतिबिंब बन रहा है, जबकि अपवर्तक दूरदर्शी में उसकी तुलना में कम चमकीला प्रतिबिंब बनता है। फिर इसके बाद चौथा देखें, अपन फोर्थ अंतर और देखें तो देखो भाई, इसके अंदर क्या है कि अपन ने एक विशेषता पढ़ी है कि दूरदर्शी जो है उसका द्वारक बड़ा होना चाहिए। ये अपन पढ़ चुके हैं अपवर्तक दूरदर्शी में कि द्वारक जितना बड़ा होता है उससे बनने वाले प्रतिबिंब के लिए विभेदन क्षमता भी ज्यादा होती है। दूसरा, प्रतिबिंब चमकीला भी बनता है। अगर आप द्वारक को बड़ा बनाएंगे, अगर आपको काफी बड़ा द्वारक बनाना है, एपरेचर बहुत बड़ा लेना है, तो ऐसी स्थिति में आपको लेंस या दर्पण भी बहुत बड़ा लेना पड़ेगा। अगर अपन लेंस बहुत बड़ा बना रहे हैं किसी कांच का लेंस बहुत बड़ा बनाते हैं, तो उसे गर्म करने के बाद जब ठंडा किया जाता है तो उस कांच में कोई ना कोई विकृति या कोई ना कोई बबल उसके अंदर आ जाता है, जिसका परिणाम ये होता है कि जब उस लेंस से जब कोई प्रतिबिंब बनता है तो उस प्रतिबिंब में भी वो विकृति आ जाती है। इसके विपरीत अगर अपन बात करें दर्पण की, तो जब आप बड़ी साइज का दर्पण बनाते हो तो ऐसी स्थिति में अगर उसके बनने में अगर किसी प्रकार की कोई विकृति आ भी जाती है तो भी प्रतिबिंब पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि परावर्तन की क्रिया में प्रकाश दर्पण के भीतर प्रवेश नहीं करता है, जिससे उस विकृति का प्रतिबिंब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह प्रभाव पड़ता है लेंस पर। तो देखिए, नंबर 4 अपन ये लिख सकते हैं, दूरदर्शी के अभिदर्शक का द्वारक बड़ा होना आवश्यक है। दूरदर्शी के अभिदर्शक का द्वारक बड़ा होना आवश्यक है। पहली बात तो ये अपने जान ली। क्यों आवश्यक है? क्योंकि ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रकाश उसमें आ सके, विभेदन क्षमता बढ़ सके, आवश्यक है। परंतु बड़े द्वारक का लेंस तो देखो, अभी अंतर मैंने बताया था कि लेंस और दर्पण में क्या फर्क आएगा बनाने में बड़े द्वारक का। परंतु बड़े द्वारक का लेंस बनाना कठिन है। क्योंकि क्या कारण है? देखिए, क्योंकि जब गर्म कांच को ठंडा किया जाता है, क्योंकि जब गर्म कांच ठंडा होता है तो उसमें विकृति आ जाती है। जिससे प्रतिबिंब भी क्या होते हैं? विकृत हो जाते हैं। जिससे प्रतिबिंब भी विकृत हो जाते हैं। उसमें विकृति आ जाती है, जिससे प्रतिबिंब भी क्या होते हैं? विकृत हो जाते हैं। लेकिन दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब पर कांच के भीतर की विकृति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब पर, दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब पर कांच के भीतर किसी भी तरह की विकृति हो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब पर कांच के भीतर की विकृति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि दर्पण में कौन सी क्रिया होती है? परावर्तन। और परावर्तन में प्रकाश कभी भी दर्पण के भीतर प्रवेशित नहीं करता है, प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि परावर्तन की क्रिया में, प्रकाश कांच के भीतर प्रवेश नहीं करता है। ये अपन ने जान लिया है। तो देखिए अपन ने 4 जान लिए हैं, 5वां और लिख देते हैं कि दर्पण यूज करने का फायदा क्या है। 5वां देखें, अगर आप लेंस को बहुत बड़े आकार का बनाएंगे और उसी आकार का दर्पण बनाते हैं तो सेम आकार होने पर लेंस का जो भार होगा वो दर्पण के भार की तुलना में बहुत ज्यादा होगा। अर्थात लेंस को दर्पण की तुलना में यांत्रिक सहारा देने की क्या पड़ेगी? आवश्यकता। तो यह भी एक परावर्तक दूरदर्शी का लाभ है। तो देखिए 5वां लिख लेते हैं। लेंस की तुलना में दर्पण का भार काफी कम होता है। लेंस की तुलना में दर्पण का भार काफी कम होता है, अतः इसके लिए यांत्रिक सहारा देने की समस्या नहीं होती है। ये अपन ने सिद्ध कर दी है कि परावर्तक दूरदर्शी अपवर्तक दूरदर्शी की तुलना में क्या होता है? श्रेष्ठ होता है। फिर से आप जान लें, परावर्तक दूरदर्शी अपवर्तक दूरदर्शी श्रेष्ठ क्यों होता है। मैंने 5 कारण आपको लिखे हैं अभी। पहला कारण, अपवर्तक दूरदर्शी में लेंस का उपयोग होता है और लेंस में वर्ण विपतन का दोष पाया जाता है, जबकि परावर्तक दूरदर्शी में दर्पण का उपयोग होता है और दर्पण में वर्ण विपतन का दोष नहीं होता है। दूसरा कारण, लेंस के अंदर गोलीय विपतन का दोष है। गोलीय विपतन का दोष गोलीय दर्पण में भी होता है, लेकिन गोलीय दर्पण में इस दोष को परवलयाकार दर्पण का उपयोग करके दूर कर लिया जाता है। तीसरा, परावर्तक दूरदर्शी से जो प्रतिबिंब बनता है वो चमकीला बनता है, जबकि अपवर्तक दूरदर्शी से बनने वाला प्रतिबिंब परावर्तक दूरदर्शी की तुलना में चमकीला नहीं होता है। फिर अपन ने जाना चौथा कारण क्या जाना कि दूरदर्शी के लिए अभिदृश्यक का द्वारक बड़ा होना आवश्यक है। अगर द्वारक बड़ा होगा तो आपको अभिदृश्यक के रूप में अगर आप लेंस का उपयोग कर रहे हैं अथवा दर्पण का उपयोग कर रहे हैं, अगर अपवर्तक दूरदर्शी है तो लेंस का उपयोग होगा, परावर्तक दूरदर्शी है तो दर्पण का उपयोग होगा। और जब बड़े द्वारक अपन काम में लेंगे तो उसका जब निर्माण किया जाता है, उसको बनाया जाता है कांच से, तो जब गर्म कांच को जब ठंडा किया जाता है तो उसमें किसी न किसी प्रकार की विकृति आ जाती है और इस विकृति का प्रभाव
लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब पर पड़ता है, लेकिन दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब पर नहीं पड़ता है। क्यों नहीं? क्योंकि दर्पण में प्रकाश उसके भीतर प्रवेशित नहीं होता है। फिर 4 के बाद 5वां और श्रेष्ठता का कारण अपन जाने तो वो ये आता है कि जो समान साइज के अगर लेंस और दर्पण है तो उनकी अगर तुलना की जाए तो लेंस का भार दर्पण के भार की अपेक्षा क्या होता है? ज्यादा होता है। लेंस का भार दर्पण के भार की अपेक्षा ज्यादा होता है, यानी लेंस को यांत्रिक सहारे की अधिक आवश्यकता पड़ती है ने की दर्पण को। तो ये अपन ने इसमें कंपैरिजन कर लिया कि कौन किससे श्रेष्ठ है। अब अपन जानेंगे इसके अंदर, अब इसमें अपन जानेंगे कि परावर्तक दूरदर्शी के रूप में जो न्यूट्रॉनियन दूरदर्शी आपके दिया हुआ है और एक आपके दे रखा है, न्यूट्रॉनियन दूरदर्शी आपके कोर्स में दिया हुआ है, दूसरा है कैसीग्रेन जो कि एनसीईआरटी में है। तो अपन इसमें न्यूट्रॉनियन दूरदर्शी को ही पढ़ेंगे। उसकी कोई डेरिवेशन अपने कोर्स में नहीं है, केवल उसकी बनावट है और उससे किरण चित्र को अपन को उसकी क्रियाविधि को समझना है।